दोस्तों आज की कहानी अफगानिस्तान के एक कस्बे की है जहां पर एक ऐसी दोस्ती ने जन्म लिया जिसके किस्से को आज हम सुनने जा रहे हैं। पर इस पूरे सफर में हम हर कुछ सेकंड के लिए उन चीज़ों को महसूस करने वाले हैं जो किसी भी इंसान की आंखें नम कर देगी। अमेरिका का टेक्सास शहर जहां पर हम आमिर नाम के इंसान को देखते हैं जो खेलते हुए कुछ बच्चों को बहुत गौर से देख रहा है। इतने में जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी सारा उसे बताती है कि उसका पार्सल आए। जब वो उसे खोलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि आज वो दिन है जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। आज आमिर की किताब पब्लिश होकर आई है जिसने उसे बहुत ही मोहब्बत से लिखा है। इस दौरान उसके पास अफगानिस्तान से रहीम चाचा का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ दिन बचे हैं, इसीलिए वो उसे आखिरी बार देखना चाहते हैं। लेकिन आमिर अब वहाँ जाने से डरता है क्योंकि अब वहाँ के हालात पहले जैसे नहीं रहे। पर वो जिद करते हैं कि बेटा एक बार आ जाओ, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। उनकी बातों में आमिर कहीं खो सा गया और तब हमें ले जाया जाता है अफगानिस्तान के एक मैदान में जहाँ पर पतंगों के पीछे बाजी हो रही है। सभी एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं। इतने में एक पतंग कट जाती है और दो बच्चे उनके पीछे भागते हैं जिनके नाम थे आमिर और हसन। दोनों ही बहुत पक्के जिगरी यार हैं, कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। असल में आमिर तो हसन के बिना लंगड़ा सा है, वही उसका सहारा है और आज भी सेम उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पतंग गिरने वाली है। जो देखकर आमिर ने पूछा कि यार तुझे कैसे पता चल जाता है कि यही पतंग आने वाली है। तो वो हंसने लगता है और कहा कि घर चलो, देर हो गई है। यहाँ घर पर अली को देखते हैं जो आमिर के पिता है। वो इस शहर के काफ़ी बड़े और इज़्ज़तदार आदमी हैं क्योंकि वो आए दिन ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं, जो बात लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और आज उनके बिजनेस पार्टनर रहीम भी उनके साथ बैठे हुए हैं जिन्हें अली ने बताया कि आमिर बहुत ही नाजुक है। वो तो गली में खेल रहे बच्चों से अपने खिलौने तक छीन नहीं पाता। शुक्र मनाओ कि हसन उसके साथ है, वरना न जाने कैसे अपने हक के लिए वो लड़ता। तो रहीम कहता है कि यार वो बच्चा है, थोड़ा उसे वक्त दो। और उन दोनों की बातें सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ आमिर सुन लेता है। ऊपर जाकर चुपचाप वो अकेले अपने घर में बैठ जाता है। पर जब रहीम के जाने का समय आता है तो वो उसे मिलने के लिए जाता है, जिनसे आमिर ने कहा था कि बाबा मुझसे बहुत नफरत करते हैं ना, मुझे पता है क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को मार डाला। तो वो मुस्कुराकर बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें बस तुम्हारी फिक्र है। जो कुछ भी तुम्हारी अम्मी के साथ हुआ वो बस एक हादसा था। और तब वो देखते हैं कि वो कुछ लिख रहा है। दरअसल दोस्तों आमिर को कहानियाँ बनाने और लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए आज जो उसने कहानी लिखी है रहीम उसे अपने साथ ले जाता है पढ़ने के लिए। अब एक दिन हम देखते हैं कि अली के पास 10 पैसे होते हैं जिससे वो दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं क्योंकि दोनों ही हर काम साथ करते हैं। अब पूरे शहर कंधे पर हाथ रखकर दोनों घूमते रहते हैं। कई मील का सफ़र उन्हें तय कर लिया था, बस बातें करते हुए। यही तो दोस्ती है। इस बीच असद नाम का लड़का उन्हें तंग करने लगता है। अब अली तो डरपोक है थोड़ा सा, इसीलिए वो उसे अपने कंचे देने लगता है। लेकिन हसन उसके सामने गुलेर तान देता है जिससे कि वो डर कर भाग जाता है। और कुछ इस तरह न जाने कितनी बार फिर से हसन ने उसे बचा लिया। इसके बाद जब वो घर आता है तो हसन ने उसे एक खत लाकर दिया जो कि रहीम चाचा का पाकिस्तान से आया था। दोस्तों यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हसन अली के घर में काम करता है, पर ये जानते हुए भी अली उसे अपने बेटे के साथ खेलने देता है। उसने कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि वो गरीब है। लेकिन हसन भी अपनी हदें बेखूबी जानता है, जिसको लगने की उसे कभी कोशिश नहीं की और इस दोस्ती के रिश्ते को ऐसे ही कायम रखा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें वो कह देता है जो सुनकर आमिर सोच में पड़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा हुआ, इसीलिए खिड़की से बाहर वो हसन काम करता देख यही सोच रहा था कि आखिर वो उसे बेहतर क्यों है। ऐसा लगता है कि मेरे बाबा का बेटा मैं नहीं बल्कि वो है, क्योंकि मेरे बाबा की सारी खूबी तो उसमें है और मुझ में एक भी नहीं है। अब एक दिन हसन का जन्मदिन होता है तो आमिर उसको एक गुलेर गिफ्ट करता है। तो वहीं अली उसे शहर ले जाता है कार में, जहाँ वो फ्रंट सीट पर बैठता है। जिस चीज़ को देखकर पूरे रास्ते आमिर चुपचाप रहता है। देन वो लोग एक पतंग की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर हसन को जो भी पतंग लेनी होती है वो उस पर हाथ रख देता है और अली उसे खरीद लेता है। कुछ इस तरह से उसका ये जन्मदिन हमेशा के लिए यादगार बन गया था। अब ठंड का महीना आ गया जिसके साथ साथ अब वो दिन भी आ गया जिसको सभी बच्चों का इंतज़ार रहता है। कल शहर में पतंगों का मुकाबला होने जा रहा है, जो सुनकर अली ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन में 14 पतंगे एक साथ काटी थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। जो सुनकर हंसी ने कहा कि अली करके दिखाएगा, जिसे सभी हंसने लगते हैं। और सुबह का सूरज निकला, आसमान में लाल पीली पतंगे ही दिखाई दे रही है, जिसके बीच अली भी अपनी पतंग को ढील देता है।
और कुछ ही पलों में आसमान को छू लेती है। वो पूरे समय उस पतंग की डोर उसके हाथों में थी, लेकिन उसे असल में उड़ाना कैसे है वो सब कुछ उसे हसन बता रहा। और देखते ही देखते वो लोग एक एक करके आसमान की सभी पतंगों को काटना शुरू करते हैं। और फिर बारी आती है आखिरी पतंग की, जिसको हसन देखकर कहता है कि यही मौका है तुम्हारे पास, उसके नीचे जाओ। जैसे जैसे वो बता रहा था वो वैसे ही करता है और फिर अंत में उन्होंने सारी पतंगें काट डाली, जिससे खुशी होकर हसन आमिर को गोद में उठा लेता है और खुशी से झूम उठता है। और फिर उस आखिरी पतंग को लूटने के लिए जाते हैं। वो उसको जाते देखकर हसन कहता है कि तुम उसे लेकर आना, जिसके जवाब में वो कहता है कि हाँ भाई मैं लाता हूँ। इस दौरान हसन पूरे बाजार के सामने खुद की वाहवाही होते हुए देख रहा था, पर अब शाम होने को आ गई है, वो अभी तक नहीं आया। वो उसे ढूंढने के लिए बाजार में निकल जाता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है असद पर, वही लड़का जो उन्हें बहुत तंग करता है। उसने हसन को पकड़ा हुआ और उससे कह रहा है कि लाओ वो पतंग मुझे दे दो, फिर तुम घर चले जाना। लेकिन हसन कहता है कि ये आमिर की है, मैं इसे नहीं दे सकता। वो इंतजार कर रहा होगा। ये सुनते ही वो लड़के उसे मानना शुरू करते हैं और ये सब दूर से आमिर छुप कर देख रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि वो अपनी दोस्ती निभाएगा और वहां जाएगा, उनसे लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कायन निकलता है और वहीं छुप कर खुद के लिए खुद को दोस्त को मार खाते हुए देखता रहता है। जब वो बाहर आने लगता है तो ये छुप जाता है और देखता है कि हसन चुपचाप वहां से घायल हालत में घर जा रहा है। हसन ने हमेशा उसके लिए अपनी जान हथेली पर रख कर सारा काम किया, लेकिन आज उसका कर्ज उसे कायरता से निभाया जा रहा है। घर जाने पर अली अपनी बेटी की काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि उसने ये मुकाबला जीत लिया, पर आमिर अभी भी वही सोच रहा है। शायद उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत गलत किया। उसे हसन के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। जब कई दिन हो गए तो उसे हसन को नहीं देखा। उसने उसके पिता से पूछा कि वो कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया कि वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। पता नहीं उसे क्या हो गया। वो उसे मिलता है, पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ पता है? लेकिन आमिर कोई जवाब नहीं देता। जब इस बारे में अली को पता चलता है तो वो हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसे एक हफ्ते दोनों ना मिले काफ़ी हैरानी की बात है। उन्हें अंदाज़ा था कि ज़रूर आमिर की ही गलती होगी, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि जाकर उसे माफ़ी मांग लो और सब कुछ ख़त्म कर दो। अपने ही घर में खुद को बदनाम होते हुए देखकर आमिर के मन में अजीब सा ख्याल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पिता हमेशा उससे ही दोष देते हैं और बार बार ऐसी बेइज्जती होने से उसके दिमाग में कुछ शैतानी ख्यालों ने जन्म ले लिया था। एक जिगरी दोस्त अब उसके लिए दुश्मन जैसा नज़र आ रहा था, एक कॉम्पिटिटर नज़र आ रहा था। खैर, इसके बाद आमिर हसन के घर जाता है, जहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठा अनार खा रहा था, जिसके पास जाकर आमिर बड़े ही गुस्से में खड़ा हुआ और दरअसल उसे ये लग रहा है कि ऐसा करके हसन खुद को सही साबित कर रहा है, जिससे कि वो बुरा बन जाए। इसीलिए वो उसे लड़ने को कहता है ताकि वो भी उसकी तरह बन सके। वो उसे कायर कहता है, गरीब कहता है, बिना माँ की औलाद कहता है। लेकिन आमिर ऐसा नहीं है, न जाने और क्या क्या उसे सहना पड़ता है। उसके साइड में पड़े हुए सड़े हुए अनारों को वो उस पर फेंक देता है, पर यहाँ हसन एक अनार उठाकर खुद के सर पर मल लेता है और बस इतना कहता है कि यही तुम चाहते हो ना, देखो यही हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन आमिर अपने बाबा से बहुत ही अजीब बातें कहता है कि आप क्यों ना हुसैन को काम से निकाल दे, जो सुनकर वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस घर को 40 साल दिए और मैं अपने जीते जी तो उन्हें नहीं निकाल सकता हूँ, और हाँ, आज के बाद ये चीज़ तुम अपने मुंह से कभी मत निकालना। लेकिन आमिर के अंदर अब वो गुस्से की गहराई आ गई है, इसीलिए वो कुछ और हरकत करने की सोचता है और फिर उस चीज़ को अंजाम देता है जो शायद हसन और उसके बाबा पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम था। दरअसल कुछ दिन बाद आमिर का जन्मदिन होता है, जिसमें शहर के सभी लोग शिरकत करते हैं और कुछ महंगे महंगे तोहफे भी लाते हैं, जिसमें से एक घड़ी भी थी, जिसको आमिर अगले दिन जाकर उस रूम में रख देता है जहाँ हसन सोया करता है उस घर में। और फिर जब वो दोनों बाजार से लौटते हैं तो अली उनसे पूछता है कि क्या उसने आमिर की घड़ी चुराई है, तो वो आमिर की आंखों में देखता है, जिसे साफ नज़र आ रहा था कि वो क्या चाहता है। इसीलिए वो इल्ज़ाम खुद के सर पर रख लेता है, लेकिन अली उन्हें काम से निकालता नहीं। पर हसन के पिता को यह बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें पूरा यकीन था अपने बेटे पर कि वो कभी ऐसी चोरी का काम नहीं करेगा। ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है, इसीलिए वो अपने उस 40 साल के भरोसे को तोड़कर उस घर से चले जाते हैं। अली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते और यही तो आमिर चाहता था। लेकिन दोस्तों, शायद उनके जाने के बाद पूरे घर की रौनक चली जाती है। कुछ सालों के बाद अफगानिस्तान पर रशियन आर्मी हमला कर देती है और पूरे शहर उनके कब्जे में आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले अफगानिस्तान पर रशियन ने हमला किया, फिर अमेरिकन ने, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से जीत नहीं पाए। वेल, इस हमले के बाद सभी ज़मींदार, सभी पावरफुल लोगों का जो दबदबा रहता है वो ख़त्म होता जा रहा था।
अली को पता था कि रशियन उनके दरवाजे पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो बड़े आदमी थे, इसीलिए वो रहीम को सब कुछ देकर वहाँ से आमिर को लेकर निकल जाते। पर सुबह होने पर उनकी ट्रक को, जिसमें कुछ और लोग बैठे होते हैं, वो पकड़ लेते, जो कि रशियन थे। एक सिपाही उस ट्रक में बैठी एक औरत को सौदे के तौर पर मांगने लगता है, तभी वो उसे जाने देगा, जो सुनकर अली का खून खौल उठता है और वो उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आमिर उनका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो डरपोक तो शुरू से था और इसलिए वो वहीं सीट पर बैठा रहता है। इस बीच एक बड़ा ऑफिसर आकर उन्हें जाने देता है और वो लोग जाकर एक शिप में बैठ जाते हैं। लेकिन उस पर चढ़ने से पहले अली अपने देश की मिट्टी को चूमकर अपनी जेब में भर लेता है, क्योंकि सभी को अपना देश प्यारा होता है। इसके बाद हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं। वही अली जो अपने देश सीना चौड़ा करके गरीबों को लाखों पैसे दान करता था, आज वो अमेरिका में एक पेट्रोल पंप पे काम करता है। उन्हें हर समय बस यही उम्मीद रहती है कि न जाने कब वो दिन आएगा जब अपने देश की ज़मीन पर फिर से वो कदम रखेंगे। इसी इंतज़ार में उन्होंने आज 15 साल गुजार दिए। आज वो असल में आमिर की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रहे हैं, क्योंकि उसने अपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया। वो हमेशा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और लोगों की मदद करे, लेकिन आमिर तो शुरू से ही किताबें लिखना चाहता था। अब एक दिन अली उसे अपने एक जनरल दोस्त से मिलवाने ले गया, जिनकी बेटी सारा को देखकर आमिर उसे पहली नज़र में पसंद कर लेता है, जो बात उसके बाबा भी जान गए थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर आमिर के दिमाग में बस सारा ही घूम रही थी। जब उसे पता चला कि वो भी कहानियाँ पढ़ने का शौक रखती है, तो उसे अपनी एक कहानी दिखाने गया, पर उसके पिता ने उसे डांट कर भगा दिया। जिसके कुछ दिन बाद हम बाबा की तबीयत अब बिगड़ने लगती है। कभी इस डॉक्टर कभी उस डॉक्टर के चक्कर काटे जा रहे थे। फिर एक दिन तो ये आ जाता है कि उन्हें एडमिट कराना पड़ता है। अब आमिर क्या करे, उसके लिए अभी बाबा ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो सारा के पास नहीं जाता। पर उस दिन उसका पूरा परिवार उससे मिलने के लिए आता है और तब अली उन्हें सारा और आमिर की बात बताता है और कहता है कि वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता है। सारा और आमिर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए उन दोनों की कुछ ही दिन बाद शादी करवा दी जाती। जिसके कुछ ही दिन बाद जब एक दिन अली सोने के लिए जाता है तो फिर कभी वापस नहीं उठता। सो कुछ इस तरह से अभी तक की कहानी थी। और अली जिसे अपना देश बहुत प्यारा था, वो कभी वापस अपने देश नहीं जा पाया। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि उसी फ़ोन कॉल पर जिसके बाद वो पेशावर जाता है, क्योंकि तालिबान के आने के बाद उन्होंने काबुल को छोड़ दिया। वहाँ जब वो उनसे मिलता है तो गले लगा लेता है और फिर बाबा के बारे में बताता है। सारा की फ़ोटो भी उन्हें दिखाता और फिर कुछ देर बाद कुछ नहीं बचता बात करने के लिए, तो वो उन्हें एक ऐसा कड़वा सच बताता है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। दरअसल दोस्तों, वो बताते हैं कि हसन को तालिबानों ने मार डाला, जो सुनकर आमिर हैरान हो गया और वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। तब चाचा बताते हैं कि उनके जाने के बाद उसने फिर से हसन और उसके परिवार को अपने घर पर रख लिया। उसने उस घर को फिर से वही बना दिया। लेकिन जब वो इलाज के लिए यहाँ आ गए तो एक दिन उनके घर पर उन्होंने हमला कर दिया, सभी को मार डाला और वो हसन के बच्चे आबिद को अपने साथ ले गए। इसीलिए तुम्हें अब वहाँ जाकर उसे लाना होगा। लेकिन आमिर मन ही मन सोचता है कि आखिर वो अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों जाए। तब चाचा उसे एक सच्चाई से और पर्दा हटाते हैं और बोलते हैं कि हसन के अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा भाई है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद अली ने एक विधवा से शादी कर ली, जिसका एक बेटा हुआ जो हसन था, पर बदनामी के कारण उन्होंने उसको उस नौकर को दे दिया ताकि वो उसे पाले। और इसके बाद वो उसे हसन की एक चिट्ठी दे जो कि उसने लिखी थी, जो हसन बड़े ही भारी मन से खोलता है, जो कि आमिर बड़े ही भारी मन से खोलता है, जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम आबिद है। वो अच्छा लड़का है, काफ़ी समझदार भी है, पर अब काबुल बच्चों के रहने लायक नहीं है। यहाँ पर आए दिन बंदूकें चलती हैं, लोगों के खून बहते हैं। अब वो ये सड़कें मोहल्ले नहीं रही जो हमने बचपन में देखी थी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझको कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ताकि वो भी तुम्हारी तरह एक बड़ा आदमी बने। बाकी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। ये सब पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लिफाफे में आबिद की एक तस्वीर भी थी। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो उसे बचा कर लाएगा और सारा को कॉल करके वो सब कुछ बता देता है। ये भी कह देता है कि उसे नहीं पता कि शायद ये उनकी आखिरी बात हो रही है या नहीं, क्योंकि अब वो अपना एक कर्ज चुकाने के लिए जा रहा है। अब वो यहाँ से एक आदमी के साथ काबुल के एक अनाथ आश्रम में पहुँचता है। वहाँ के मालिक से पता चलता है कि तालिबान यहाँ के हर दिन किसी न किसी को लेकर जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो वो सभी को मार डालेंगे, जो सुनकर आमिर गुस्से में आ जाता है और उस मालिक पर भी बंदूक तांग देता है, जिसे डर कर वो बता देता है
कि आबिद को वो पिछले हफ्ते लेकर गए थे, जो आदमी उसे लेकर गया वो तुम्हें आज स्टेडियम में मिलेगा मैच के दौरान। अब यहाँ से जाते टाइम एक बार फिर से, लेकिन 18 साल बाद वो अपने घर गया, जो आज सुनसान पड़ा है। उसके पिता का वो दबदबा, वो गांव, वो बच्चों की आवाज़ें, सब कुछ खत्म सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। वो अपने घर के पीछे वाले मैदान में गया, जहाँ एक अनार का सूखा पेड़ है, पर आज भी लिखा है हसन आमिर अफगानी शहजादे। और ये देखकर उसकी आंखों में भरभरा कर आंसू निकल आए, लेकिन उसने खुद को काबू कर लिया और पहुंच गया उस स्टेडियम में जहां वही बंदा आया है जिसको लोगों ने उससे बात करी थी। कहा कि उसे एक बार उसे मिलना है, इसीलिए वो लोग उसे अंदर ले गए, जहां पर उसने पहली नजर में उस इंसान को पहचान लिया। जी हाँ, वो असद था, वही लड़का जिसको आज किताबें पकड़नी थी, अपने परिवार बसाना चाहिए था, वो लोगों को मार रहा है। उसने भी आमिर को पहचान लिया और कहा कि तू कायर है, भाग गया यहाँ से, अब क्या करने आए। तो उसने कहा कि वो हसन की बेटी को लेने के लिए आए है। इस बीच हम आबिद को देखते, लेकिन इतने में असद उसे मारना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर आबिद अपने पिता की तरह अपनी गुलेर निकालता है और उसकी आंख को फोड़ देता है, जिसके बाद दोनों ही वहाँ की खिड़की से बाहर आ जाते हैं और बाहर उनके लिए कार खड़ी थी, इसमें बैठकर वो फरार हो जाते हैं। यहाँ से वो किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके रहीम चाचा के घर रुकते हैं, पर वो तो चल बसे थे कल रात ही, इसीलिए अब आमिर का यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। वो सारा से कहकर हुसैन की भी टिकट करवा लेता है, पर जाने से पहले वो उसे मिलता है और बताता है कि जिस उम्र में तुम हो उसी उम्र में मैं और तुम्हारे बाबा पूरे शहर में कंधे पे हाथ रख कर घूमा करते थे। वो मुझसे बहुत तेज और समझदार था, हमेशा मेरा ख्याल रखता था। इसके बाद वो आबिद को लेकर अमेरिका आ गया, जहाँ पर सारा भी थी। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि आमिर उसे पतंग उड़ाना सिखा रहा है, जैसे कि बचपन में हसन उसे सिखाया करता था। फिर वो उसकी कटी पतंग को लूटने भी जाता है और जाते हुए कहता है कि भाई तेरे लिए 1000 बार। सेम हसन की तरह आपकी जिंदगी में एक दोस्त की अहमियत क्या है, वो तब आपको पता चलती है जब आप दर दर से भटक रहे हो, कोने में बैठे हो और कोई हाल पूछने वाला ना हो। किसी ने सही कहा कि कुछ ना रह सका तो क्या, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।